एक समय की बात है, उतोपिया के राजा को सफलता का रहस्य जानने की उत्सुकता हुई। उसने अपने राज्य के बुद्धिमानों के एक समूह को आमंत्रित किया और उनसे बोला कि मैं आप लोगों को 10 साल का वक्त देता हूं, आप यह पता करके संक्षेप में बताइए कि सफलता का रहस्य क्या है। 10 साल बाद वो समूह राजा के सामने 24 मोटी किताबें लाकर रख देते हैं। राजा उन किताबों को देखकर कहता है कि ये तो बहुत ज्यादा उलझा हुआ लग रहा है, मैं आप लोगों को 10 और साल का वक्त देता हूं, मगर जवाब सही और संक्षेप में लाइए। 10 साल और बीतते हैं। इस बार वो राजा के सामने एक किताब लाकर रखते हैं। राजा फिर भी उनके जवाब से संतुष्ट नहीं होता है और उन्हें सही एवं सटीक जवाब खोजने के लिए अतिरिक्त 10 साल का वक्त देता है। इस बार जब वो 10 साल बाद लौटकर आते हैं तो राजा के सामने एक पन्ना रखते हैं जिसमें बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होता है, इस संसार में कोई भी चीज मुफ्त में नहीं मिलती। राजा अपना मनचाहा जवाब सुनकर बहुत प्रसन्न होता है और उन्हें ढेर सारा इनाम देता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रूब्रिक के बुक समरी और रिव्यू सेशन में। आज हम द मैजिक ऑफ थिंकिंग सक्सेस के समरी और रिव्यू पर चर्चा करेंगे, जिसके लेखक डॉक्टर डेविड जे स्वार्ज हैं, जिन्होंने द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग और द मैजिक ऑफ सेल्फ डायरेक्शन जैसी बेस्ट सेलिंग किताबें लिखी हैं। दुनिया भर में लाखों लोगों ने इनके द्वारा लिखी हुई किताबों को पढ़कर अपने जीवन में सुधार किया है। इस किताब को पढ़ने के बाद हम जीवन के हर क्षेत्र में अपने सिक्स्थ सेंस का प्रयोग करने में सक्षम होंगे। हमें उन रास्तों का पता चलेगा जिस पर चलकर हमें सफलता, समृद्धि और संतुष्टि मिलेगी और हमें अपने सपनों को साकार करने का तरीका पता चलेगा। तो अब आप अपने आंखों को बंद कर लीजिए ताकि उसे थोड़ा आराम मिले और अपने दिमाग को खोल लीजिए ताकि उसे सकारात्मक बदलाव मिले। द मैजिक ऑफ थिंकिंग सक्सेस लेखक के अनुभव और अपने क्षेत्र में शून्य से शिखर तक पहुंचे लोगों के बीच होने वाले संवाद पर आधारित है। यह किताब 10 चैप्टर्स में बांटी गई है। आइए बारी बारी से जानते हैं इनके बारे में। चैप्टर 1, द सक्सेसफुल लाइफ बिगिंस विद अ ड्रीम। एक महान जीवन की शुरुआत एक महान सपने से होती है। हम अपने असीमित क्षमता की कल्पना मात्र से वो बन सकते हैं जो हम चाहते हैं। हमें दिखने वाली हर विकसित वस्तु किसी न किसी के महान सपनों का ही परिणाम है। हमारे पास 2 विजन्स होते हैं, पहला आई साइट्स और दूसरा माइंड साइट्स। जिसे हम अपने आंखों से देख सकते हैं उसे आई साइट्स कहते हैं और जिसे हम अपने मन के आंखों से देखते हैं उसे माइंड साइट्स कहते हैं। हमारा माइंड साइट पूर्ण रूप से आध्यात्मिक और असीमित कल्पना का दर्पण होता है, जिसके सक्रिय सपने से ही हम सफल हो जाते हैं। हमारे जीवन में आने वाली चुनौतियां हमारे उन्नति का मार्ग होती हैं। हमें मिलने वाली सफलता और खुशियां हमारे भाग्य से नहीं बल्कि हमारे साहसिक सपनों को हकीकत में बदलने के जिद से मिलती हैं, हमारी कड़ी मेहनत से मिलती है। किसी सपने को सफलता में बदलना ठीक एक बगीचे को हरा भरा करने जैसा है और इन 6 तरीकों से हम अपने सपनों को सफलता में बदल सकते हैं। पहला तरीका है, हमें अपने सपनों के बीज का चयन जल्द से जल्द करना चाहिए और ऐसा हम अपने आप से ये पूछकर कर सकते हैं कि हम वास्तव में क्या करना चाहते हैं और इससे हमें और दूसरों को क्या लाभ होगा। दूसरा तरीका है, हमें हमारे मन को अपने सपनों के बीज को स्वीकारने के लिए तैयार करना चाहिए और ऐसा हम अपने सपनों की कल्पना करके, उन पर गर्व करके और सकारात्मक मानसिक रवैया अपनाकर कर सकते हैं। तीसरा तरीका है, हमारे दिमाग में किसी उत्कृष्ट विचार के आते ही किसी सर्वश्रेष्ठ स्थिति या समय का इंतजार किए बिना उस पर अमल शुरू कर देना चाहिए। चौथा तरीका है, हमें हमारे सपनों की कल्पना, प्रोत्साहन, विचार जैसे मानसिक भोजन से पोषित करते रहना चाहिए। पांचवा तरीका है, हमें अपने आप से कहना चाहिए कि हम कुछ भी करने में सक्षम हैं, हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। हमारा ऐसा सकारात्मक नजरिया हमारे सफलता के हर मार्ग को खोल देता है। छठवां तरीका है, हमें निवेश की शक्ति को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, फिर चाहे वो पैसों का निवेश हो या फिर समय का। हमें अपने सपनों के बीज को बोने के बाद संयम रखना चाहिए। हमें हमेशा ये याद रखने की जरूरत है कि एक सफल जीवन की शुरुआत एक सपने से ही होती है। चैप्टर 2, विजन व्हाइल यू वर्क। समृद्ध और सुखी जीवन के सिर्फ 2 रास्ते होते हैं, पहला प्रेम और दूसरा कर्म। हमें निस्वार्थ भाव से प्रेम करना चाहिए और कर्म वही करना चाहिए जो हमें पसंद हो। हमें सफल करियर और सुखी जीवन के 4 मूल मंत्र हमेशा याद रखने चाहिए। पहला है, हम कुछ भी नया शुरू करने के लिए कभी बूढ़े नहीं होते हैं। किसी काम को करने का सही वक्त हमेशा आज और अभी ही होता है। दूसरा है, हमें वो काम तुरंत छोड़ देना चाहिए जो हमें नापसंद हो और किसी भी स्थिति के दबाव में आकर हमें कोई काम नहीं करना चाहिए। तीसरा है, हम जिस भी फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं उसे कभी भी ओवर क्राउडेड नहीं समझना चाहिए, क्योंकि कोई भी फील्ड बेशक क्वांटिटेटिवली क्राउडेड हो सकती है पर क्वालिटेटिवली कभी नहीं। चौथा है, हमें नकारात्मक लोगों की सलाह को सिरे से नकार देना चाहिए।
बिना जोखिम के लाभ, बिना खतरे का अनुभव और बिना काम के इनाम ठीक वैसे ही है जैसे बिना जन्म के जीवन। हमें बलिदान के महत्व को समझना चाहिए। यह एक अच्छे भविष्य के लिए निवेश की तरह होता है। हमें हमेशा अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपने समय, अपने सुख, अपने ऊर्जा का बलिदान देने को तैयार रहना चाहिए। यह बलिदान मेहनत और अभ्यास का ही परिणाम है जो किसी कलाकार, खिलाड़ी, वक्ता, डॉक्टर, इंजीनियर को शान और शोहरत दिलवाता है। करियर के शुरुआत में हमें पैसों से ज्यादा अपने सीखने पर और वैल्यूएबल बनने में फोकस करना चाहिए और अपने करियर का चुनाव करते वक्त अपने आप से 2 सवाल पूछना चाहिए। पहला यह कि क्या इस करियर में हमें हमारे परफॉर्मेंस के हिसाब से पे, बोनस, प्रमोशंस मिलेगा। दूसरा यह कि क्या इससे मेरे काम करने की, सोचने समझने की क्षमता बढ़ेगी। यह सवाल हमें हमारे करियर के प्रति स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट निर्धारित करने में मदद करते हैं। अच्छे अभ्यास और स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट के संकल्प से हम किसी भी क्षेत्र में बेहतर आर्थिक और मानसिक पुरस्कार पा सकते हैं। चैप्टर 3 द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। हमें हमारा ध्यान हमेशा बड़े लक्ष्य और सोच पर केंद्रित करना चाहिए। हमें दूरदर्शिता के नियम को समझना चाहिए। जब हम दूसरों को उनके उम्मीद से ज्यादा देते हैं तब हमारी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ दोनों ही बेहतर होती है। हम सबके जीवन में कोई ना कोई हमारा कस्टमर होता ही है। कस्टमर की परिभाषा देखें तो कस्टमर्स वो होते हैं जो अपने जरूरतों की संतुष्टि के लिए हम पर और हम हमारी जरूरतों की संतुष्टि के लिए उन पर निर्भर होते हैं। चाहे हम जॉब करते हों या बिजनेस, हमें ऑप्टिमम रिजल्ट मेथड को अपनाना चाहिए जिसमें हम सामने वाले को उसके जरूरत के अनुसार सॉल्यूशन देने का प्रयास करते हैं। हमें अपने होने वाले कस्टमर्स की जरूरत को जानकर उन्हें यह बताना चाहिए कि हमारा प्रोडक्ट या सर्विस कैसे उनकी जरूरत को पूरा कर सकता है। ठीक वैसे ही इंटरव्यू के वक्त भी हमें हमारी होने वाली कंपनी की जरूरत को जानकर अपने प्रोफाइल को वैसे ही तैयार करना चाहिए और उन्हें यह बताना चाहिए कि कैसे हम उनके जॉब प्रोफाइल में फिट बैठते हैं। हमें यह हमेशा याद रखना चाहिए, जितना हक इंटरव्यूअर या कस्टमर का हमको जानने का होता है उतना ही हक हमारा उस कंपनी या कस्टमर को भी जानने का होता है। तो हमें उनसे सवाल पूछने में हिचकिचाना नहीं चाहिए क्योंकि यह सवाल हमें परिपक्व और बुद्धिमान दर्शाते हैं। हमें अपने साथ काम करने वालों के ओपिनियंस, सजेशंस और आइडियाज पूछने चाहिए जो उन्हें इंपॉर्टेंट फील करवाते हैं और उनके द्वारा दिए गए नए आइडियाज हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स के लिए फायदेमंद साबित होते हैं। हमें क्वांटिटी के बजाय क्वालिटी पे ध्यान केंद्रित करना चाहिए और रियल वैल्यू की कदर करनी चाहिए। जब हम बार्गेनिंग को अवॉइड करते हैं उस वक्त अपने समय और पैसे दोनों की बचत करते हैं। हमें किसी सामान के मूल्य में छूट के पीछे छिपे लक्ष्य को समझना चाहिए। वो बेहतर नहीं होते हैं तभी उनके मूल्य में गिरावट आती है। यकीन मानिए, जब हम किसी प्रोडक्ट्स या सर्विस के बारे में सब कुछ जानकर भी ज्यादा पे कर रहे होते हैं उस वक्त हम गुणवत्तापूर्ण सामान खरीद रहे होते हैं जो हमें उस सामान के प्रति निश्चिंत और कॉन्फिडेंट बनाता है। हमें दोस्तों के चुनाव में भी क्वालिटी पे ध्यान देना चाहिए। हमें कम लेकिन वास्तविक दोस्त बनाने चाहिए जो सुख दुख में हमारे साथ हमेशा खड़े रहें। हमें अपने रहने की जगह का चुनाव करते वक्त किसी प्रकार का समझौता नहीं करना चाहिए क्योंकि हम जहां रहते हैं वहां का माहौल हमारा एटीट्यूड, कॉन्फिडेंस, स्वास्थ्य हर एस्पेक्ट्स पर प्रभाव डालता है। हमें पेपर क्लिप मेंटालिटी से बचना चाहिए। हमें छोटे छोटे खर्चों को काबू करने के बजाय उन बड़े खर्चों को काबू करने में ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो निरर्थक हैं और हमें कोई लाभ नहीं दे रहे। जब हम किसी प्लान पे पूरी डिटेल और बारीकी के साथ काम करते हैं तब हम सफल हो जाते हैं। एज हार्वे एस फायरस्टोन सेड, सक्सेस इज द सन ऑफ डिटेल। हमें हर काम में छोटी से छोटी चीजों को भी महत्वपूर्ण समझकर अनदेखा नहीं करना चाहिए। हमें बड़ा सोचना चाहिए और आर्ग्यूमेंट से बचना चाहिए क्योंकि आर्ग्यूमेंट करने वालों की कभी जीत नहीं होती और इससे उनके रेपुटेशन पे भी बुरा प्रभाव पड़ता है। चैप्टर 4 हाउ टू बिल्ड कॉन्फिडेंस फॉर सक्सेस। आपको यह जानकर ताज्जुब होगा कि 70% लोगों को न्यूक्लियर अटैक, भूकंप, सुनामी जैसी दैवीय आपदा से डर लगता ही नहीं है, बल्कि उन्हें डर इंटरव्यू देने में, अपनी सैलरी बढ़ाने की बात करने में, अपने सेल्स को बढ़ाने के लिए होने वाले कस्टमर्स से बात करने में, अपने स्पाउस से प्रॉब्लम डिस्कस करने में लगता है। यह वही डर है जो हमें सफल और सुखी जीवन जीने से रोकता है। पर अच्छी बात यह है कि हम इन डर पर काबू पा सकते हैं। हमें अपने आप से यह कहते रहना चाहिए कि हम वो कर सकते हैं और करेंगे जिससे हमें डर लगता है। हमें हर उस अनुभव से शक्ति, साहस और आत्मविश्वास मिलता है जिनमें हम डर को देखना बंद कर देते हैं। किसी महत्वपूर्ण काम को करने में टाल मटोल करने से
हमारा विश्वास ठीक उसी तरह कमजोर होता है जैसे बाढ़ के पानी से मिट्टी। हर व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए दूसरे व्यक्ति की स्वीकृति चाहता है, और यहां जन्म होता है एक ऐसी सोच का जो हमें अक्सर आगे बढ़ने से रोकती है। वो सोच है सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग। ऐसे वक्त में हमें अपने काम में नैतिक मूल्य को देखना चाहिए, और अगर वो काम कानूनी मानक के अनुरूप है तो किसी के स्वीकृति या सोच का हम पर फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हमें स्पेशलाइज्ड नॉलेज की शक्ति को समझना चाहिए। याद रहे, अधूरा और अपूर्ण ज्ञान डर का प्रमुख कारण होता है, और हमारा अभ्यास और बेहतरीन तैयारी उस डर को खत्म कर हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाने में मददगार साबित होता है। चाहे जॉब हो या बिजनेस, हमें अपने इंटरव्यूअर या कस्टमर के सामने जाने से पहले ये 3 जानकारी जरूर इकट्ठा करनी चाहिए। पहली, अपने एबिलिटी के बारे में या अपने प्रोडक्ट्स के बारे में पूरी जानकारी। दूसरा, हम कैसे अपनी कंपनी को या अपने कस्टमर्स को वैल्यू एडेड कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। तीसरा, अपने होने वाली कंपनी और कस्टमर्स के बारे में पूरी जानकारी। जब हम इन जानकारी के साथ किसी के सामने जाते हैं तो हमारे सफलता की संभावना बढ़ जाती है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि सबको कभी न कभी इंटरव्यू या मीटिंग में जाने से डर लगता है। इस डर को खत्म करने के लिए हमें 2 बातें याद रखनी चाहिए। पहली ये कि यह मुलाकात जितनी हमारे लिए जरूरी है उतनी ही सामने वाले के लिए भी जरूरी है, और दूसरी ये, जिनसे हम मिलने जा रहे हैं वो भी हमारे तरह इंसान ही हैं। इंटरव्यू या बिजनेस मीटिंग्स में हमें अपीयरेंस के महत्व को समझना चाहिए, चाहे वो हमारा हो या फिर हमारे प्रोडक्ट्स का। कॉन्फिडेंट लुक हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाता है। हमारा पहनावा या प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग ही पहली चीज होती है जो सामने वाले को हमारी ओर अट्रैक्ट करती है। वो जो बोलते हैं डोंट जज द बुक बाय इट्स कवर, यह गलत साबित होता है, क्योंकि किसी बुक का कवर ही उनके रीडर्स को यह बताता है कि उसे पढ़ना है या नहीं। हम हमेशा 90% अपने कपड़ों से ढके होते हैं, और वही हमारे व्यक्तित्व को दर्शाता है, क्योंकि ज्यादातर लोग यही मानते हैं कि अगर हम अद्भुत लग रहे हैं तो हमारा व्यवहार, चरित्र और एटीट्यूड भी अद्भुत ही होगा। बाकी बचे 10% जैसे हमारी आंख जो हमारे आत्मा का दर्पण होती है, और हमारा मुंह जो हमारे चरित्र का दर्पण होता है। हमें हमेशा आंख में आंख डालकर ही बात करनी चाहिए जो हमें कॉन्फिडेंट दर्शाता है, और हमें मुस्कुराते रहना चाहिए जो हमें लोगों का दिल जीतने में मदद करता है। हमारे दिमाग की मेमोरी का स्टोरेज ठीक कंप्यूटर के स्टोरेज की तरह होता है, जो हमारे जीवन में हर बीते हुए पल के यादों को संजो कर रखता है। इसकी जानकारी हमारे कॉन्शियस माइंड को तो नहीं होती है, पर हमारा सबकॉन्शियस माइंड सब जानता है, जिसकी वजह से हमारे इन मेमोरीज की झलक हमारे व्यवहार में दिखती है। ऐसे में जब हम अपने दिमाग के स्टोरेज से सिर्फ सकारात्मक स्मृतियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हमारा जीवन बेहद आसान, सुखद और आत्मविश्वास से भरा होता है। हमें किसी भी कार्य में जोखिम लेने से नहीं हिचकिचाना चाहिए, क्योंकि ये हमें सफल बनाता है। हमें गिव अप नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस वक्त हम गिव अप के बारे में सोच रहे होते उस वक्त हम अपने मंजिल के सबसे करीब होते हैं। चैप्टर 5, गिव 100% फॉर सक्सेस। हम सबको सफलता के इस नियम के बारे में तो पता ही है कि हम जितना ज्यादा देते हैं, चाहे वो समय हो, पैसा हो, मदद हो, हमें उससे कहीं ज्यादा पलटकर मिलता है। हमें एड टू अप्रोच मेथड को फॉलो करना चाहिए और सामने वाले को उसके उम्मीद से ज्यादा देने का प्रयास करना चाहिए। जब हम इस एड ऑन टैक्टिक को अपनाते हैं, चाहे जॉब हो या बिजनेस, चाहे घर के अंदर हो या घर के बाहर, तो हमें सफल, समृद्ध और प्रभावी होने से कोई भी नहीं रोक सकता। जब हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में हमें मिले टास्क को कम समय में कुशलता से खत्म कर और कामों में हाथ बटाते हैं, तब हम और वैल्यूएबल और प्रभावी होते हैं, और हमारा इनकम बढ़ता है और जल्दी प्रमोशन होते हैं। जब हम अपने सबऑर्डिनेट्स को उनके परफॉर्मेंस के हिसाब से रिवॉर्ड करते हैं, तब वो हमारे सपनों को पूरा करने में जी जान लगा देते हैं। हमें उपहार के महत्व को समझना चाहिए, उसकी मॉनेटरी वैल्यूज से ज्यादा उसके थॉट वैल्यूज पर ध्यान देना चाहिए। जब हम ऐसा करते हैं तब वो उपहार और भी कीमती हो जाता है। किसी के सुख में उसे कॉल करके बधाई देना या फिर दुख में सांत्वना, यह आज के इस युग में बहुत कीमती तोहफा है जिसे हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। यह एक फोन कॉल ही सामने वाले को और ज्यादा महत्वपूर्ण और प्रोत्साहित महसूस करवाता है। हमारे अपने भी हमसे जो सबसे कीमती तोहफा चाहते हैं वो हमारा समय ही है। ऐसे में हमें अपने टास्क को प्रायोरिटाइज करके अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाना चाहिए। किसी उपहार या ग्रीटिंग्स पे हमारे हाथ से लिखा मैसेज या नोट उन्हें यह एहसास दिलाता है कि हम उनके बारे में सोचते हैं। हमें सुनने की कला में भी निपुण होना चाहिए। कभी कभी सामने वाले बस हमसे यह चाहते हैं कि हम उन्हें ध्यान से सुनें। वो हमसे कोई सलाह या समाधान नहीं चाहते, बस अपने दिल की बात बताना चाहते हैं।
हमारा उन्हें सुनना उनके प्रति हमारे प्रेम और सहयोग को दर्शाता है। हमें यह हमेशा याद रखना चाहिए कि किसी भी परेशानी से उबरने के लिए हर व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के सपोर्ट की आवश्यकता होती ही है। हमें अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को बरकरार रखना चाहिए। यह हमारी सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सामने वाला हमारे बारे में क्या सोचता है, यह सीधे तौर पे इस बात पर निर्भर करता है कि हम अपने बारे में क्या सोचते हैं। जब हम अपने आप को बेहतर मानते हैं तो हर कोई हमें बेहतर मानता है। हमें यह हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि किसी के बुरे व्यवहार या बर्ताव को हम जितना ज्यादा सहते हैं, हम उन्हें उतना ज्यादा छूट दे रहे होते वैसा दोबारा करने का। हमें उन्हें वहीं रोककर यह बताना चाहिए कि हमें उनका रवैया पसंद नहीं आया और वो इसे दोबारा ना दोहराएं। हमें हमेशा अपने आप से बोलते रहना चाहिए कि हम यूनिक हैं, हमारी लोगों को जरूरत है और हम एक अच्छे एग्जाम्पल सेटर्स हैं। चैप्टर 6 सक्सेसफुल टेक्निक्स फॉर मोटिवेटिंग पीपल टू डू व्हाट यू वांट। हम जितना ज्यादा दूसरों को सफल होने के लिए प्रेरित करते हैं उतना ज्यादा सफल होते हैं। दूसरों का हर कदम पर सहयोग ही तो है जो हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचाता है, और यह सहयोग हम जबरदस्ती या भीख मांगकर नहीं बल्कि उन्हें प्रेरित करके ही पा सकते हैं। हमें क्या से ज्यादा कैसे का जवाब खोजने में ध्यान केंद्रित करना चाहिए। हम कैसे अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं, हम कैसे सुखी और समृद्ध जीवन जी सकते हैं, हम कैसे दूसरों की मदद कर सकते हैं। ऐसे सवाल हमें हमारी जिंदगी के असल उद्देश्य तक पहुंचाते हैं। जब हम दूसरों को यह बताते हैं कि वो कैसे अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं, तब वो हमसे प्रभावित होकर हमारे सहयोग के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, क्योंकि किसी चीज को दिखाकर प्रैक्टिकली समझाना ही शिक्षा का सबसे पवित्र और बेहतरीन तरीका है। हमें हमारे साथ रहने वाले लोगों को अच्छे ईगो फूड से पोषित करते रहना चाहिए, और ऐसा हम उनकी प्रशंसा करके, उन्हें प्रोत्साहित करके, उन्हें महत्वपूर्ण होने का एहसास दिलाकर कर सकते हैं। जब हम किसी से उनके पहने कपड़े, उनके सामान, उनके आइडियाज या उनके घर परिवार के बारे में बात करते हैं और उनकी प्रशंसा करते हैं, तब उनका उस पे किया निवेश सफल होता है और वो बहुत अच्छा महसूस करते हैं। हमारा ऐसा व्यवहार सामने वाले को हमारे सहयोग के लिए प्रेरित करता है। हमें एक नियम हमेशा याद रखना चाहिए कि लोग हमसे यह नहीं सुनना चाहते कि हम कितने महान हैं, लोग हमसे यह सुनना चाहते हैं कि वो कितने महान हैं। जब हम ऐसा करते हैं तो हम उन्हें यह एहसास दिला रहे होते हैं कि वो भी यूनिक और सक्षम हैं, जो उनके आंतरिक प्रेरणा स्रोत का काम करता है। यह जरूरी नहीं है कि हर कड़ी मेहनत करने वाले व्यक्ति सफल हों। ऐसे में हमें उन्हें भी शुभकामना देनी चाहिए जो मेहनत करने के बावजूद भी सफल ना हो पाए हों। जब हम ऐसा करते हैं तब मानो एक बैंक में निवेश कर रहे होते हैं, जो सही वक्त पे सही जगह पे हमारे काम आता है। वो हमें कभी नहीं भूलते। हमें थर्ड पार्टी कॉम्प्लीमेंट्स की कला को भी आजमाना चाहिए, जिसमें हम सामने वाले को किसी और के द्वारा की गई उसकी प्रशंसा के बारे में बताकर उसका दिल और विश्वास दोनों जीत लेते हैं। उनके नजर में हमारे प्रति सम्मान बढ़ता है और वो हमेशा हमारे सपोर्ट के लिए तैयार रहते हैं। हमें सिर्फ सकारात्मक बातों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और होने वाली नकारात्मक गॉसिप्स जो अफवाह पर आधारित होते हैं उसे सिरे से नकार देना चाहिए, क्योंकि गॉसिप्स और लीडरशिप एक जगह कभी नहीं रह सकते। हम गॉसिप करने वाले लोगों को अनसुना करके उनके जाल से बच सकते हैं। हमें बदला लेने से ज्यादा बदलाव लाने पे भरोसा करना चाहिए। बदला लेना एक बीमारी है जो हर सूरत में हमें नुकसान ही पहुंचाती है। सफल होने का प्रेरणा और बदला लेने का भाव कभी भी एक साथ नहीं रह सकते। इन तकनीक का प्रयोग करके हम दूसरों को हमारे सफलता के लिए आसानी से प्रेरित कर सकते हैं। चैप्टर 7 एंथुसियाज्म प्लस एक्शन इक्वल्स सक्सेस। मशीन और इंसान में एक समानता है। जैसे किसी मशीन को स्टार्ट करने के लिए उसके इग्निशन सिस्टम को ऑन करना पड़ता है, वैसे ही इंसान को स्टार्ट करने के लिए उसके साइकोलॉजिकल इग्निशन सिस्टम को ऑन करना पड़ता है, जिसे हम जोश और उत्साह कहते हैं। बिना जोश या उत्साह के हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते हैं। यह अमूर्त और अदृश्य होता है, लेकिन इससे मिलने वाले परिणाम लाजवाब होते हैं। यह उत्साह ही है जो हमें हमारे लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है और लाख कठिनाइयों के बावजूद हमारी जीत सुनिश्चित करता है। हर व्यक्ति के पास उत्साह उसके जन्म से ही होता है, लेकिन उम्र के बढ़ने के साथ साथ हमारी उत्साह से दूरियां भी बढ़ जाती हैं। हमें अपने उस उत्साह और जोश को बस खोजने की जरूरत है। हमें अपने उत्साह को खोजकर उसे कायम रखने के लिए यह 4 तरीका अपनाना चाहिए। पहला तरीका है मुस्कुराकर। हमें मुस्कुराने की शक्ति को समझने की जरूरत है। यह हमें प्रभावी बनाता है और इससे हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। दूसरा तरीका है हंसी मजाक करके, यानी कि ह्यूमर। यह एक मैग्नेट की तरह होता है जो लोगों को हमारी ओर आकर्षित करता है और कठिन से कठिन माहौल को हल्का बना देता है। तीसरा तरीका है नई चीजें सीखकर। हमारे क्षेत्र में
हमारा ज्ञान हमें आगे बढ़ने और सफल होने की प्रेरणा और उत्साह देता है। चौथा तरीका है दूसरों को प्रेरित करके। हमारा प्रोत्साहित होना इस बात पर निर्भर करता है कि हम दूसरों को कितना ज्यादा प्रेरित करते हैं। हमें यह हमेशा याद रखना चाहिए कि दूसरों को इंस्पायर करने वाले ही महान लीडर होते हैं और लोग उनके साथ उनका सहयोग करते हुए काम करना पसंद करते हैं। हमें अपने साथ काम करने वालों का चुनाव दो आधार पर करना चाहिए। पहली, उनकी योग्यता देखकर और दूसरा, उनके काम के प्रति रवैया देखकर। लेकिन प्राथमिकता हमें उनके रवैये पर ही देना चाहिए, क्योंकि अच्छे रवैये वाले व्यक्ति अपने योग्यता में सुधार ला सकते हैं। याद रहे, उत्साह और उमंग से भरे लोग ही हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचने में मदद कर सकते हैं। हमें स्लम्प प्रिवेंशन मेथड को अपनाना चाहिए, जिसमें प्रेरणा के लगातार इन्फ्यूजन से हम अपने साथ काम करने वालों के अंदर जोश को जागृत कर सकते हैं। और ऐसा हम उन्हें उनके पोटेंशियल को याद दिलाकर, उनकी प्रशंसा करके, उनके विचारों को सुनकर, उनका सम्मान करके कर सकते हैं। जोश और उत्साह में इतनी शक्ति होती है कि यह जिसके पास होता है वो हमेशा अपने आप को विजेता समझता है। हमें जो भी चाहिए उसके बारे में पूरे जोश और उत्साह के साथ पूछना चाहिए, और जब हम सही फैक्ट्स और उत्साही कल्पना के साथ पूछते हैं तो हमें वो मिल जाता है। हमें विश्वास की कड़ी को समझना चाहिए। जब हमें यह विश्वास होता है कि जो हम कर रहे वो सही है, उस वक्त हमारा उत्साह और आध्यात्मिक भागीदारी उस कार्य को सिद्ध करने में लग जाते हैं। जो हम बोलते हैं और करते हैं, हमें उस पर विश्वास होना चाहिए, तभी सामने वाले हम पर विश्वास करते हैं, क्योंकि विश्वास के बिना उत्साह नहीं हो सकता। हमें साफ और सही बोलने के साथ साथ उत्साह और जोश में बोलने की कला को भी सीखना चाहिए। हमारा यह रवैया हमें आकर्षक और प्रभावी बनाता है। हमें कम्युनिकेशन की कला को भी सीखना चाहिए। सामने या फिर फोन पर हमें अच्छे से अभिनंदन करके अपने बात को स्पष्ट तरीके से सामने वाले के समक्ष रखनी चाहिए। हमें फोन पे बात करते वक्त भी मुस्कुराते रहना चाहिए। इससे हमारे दिमाग को सकारात्मक संदेश मिल रहा होता है। हमारा ऐसा बर्ताव हमारे प्रबल आत्मविश्वास को दर्शाता है। हमें शिकायत करने वालों को भी ध्यान से सुनना चाहिए। कभी कभी वो हमसे शिकायत इसलिए भी कर रहे होते क्योंकि उन्हें उम्मीद रहती है कि हम उनकी परेशानी दूर कर सकते हैं। याद रहे, उत्साह के साथ की गई मेहनत का परिणाम सिर्फ और सिर्फ सफलता ही होता है। चैप्टर 8, अपील टू अदर्स, सेल्फ इंटरेस्ट टू अचीव योर गोल। इंसान पहले अपने परिवारजन के रुचि और जरूरतों को प्राथमिकता देता है। अपनी जरूरतों को पूरा करने के बाद ही वो दूसरों की जरूरत की ओर ध्यान देता है। लोग दूसरों की जरूरत की चिंता तो करते हैं, लेकिन एक्शन लेने का मोटिवेशन उन्हें तभी आता है जब जरूरत उन्हें पड़ती है। और जब हम अपने रुचि से ऊपर उठकर सामने वाले की रुचि को तवज्जो देते हैं, तब हमें हमारा लक्ष्य प्राप्त करना आसान हो जाता है, और यह ही सफलता का रहस्य है। इसको ऐसे समझिए, जब हम दूसरों की भलाई के बारे में सोचेंगे तो वो हमारे भलाई के बारे में सोचेंगे। हम 1000 लोगों की भलाई के बारे में सोचेंगे तो वो 1000 लोग सिर्फ हमारी भलाई के बारे में सोचेंगे। अब सोचिए, अप्रत्यक्ष रूप से फायदा किसका हुआ? हमें सामने वाले को यह नहीं बताना चाहिए कि हमें क्या फायदा होगा, बल्कि यह बताना चाहिए कि उन्हें क्या फायदा होगा। जब हम अपनी सारी ऊर्जा सामने वाले को लाभ पहुंचाने में लगाते हैं तो हमारा लाभ खुद ब खुद होने लगता है। इस संसार में हर इंसान अपनी पहचान चाहता है, और ऐसे में जब हम किसी को उसके नाम से संबोधित करते हैं तो उन्हें महत्वपूर्ण महसूस होता है। उस वक्त हम उन्हें अच्छे ईगो फूड से पोषित कर रहे होते, और इससे हमारा प्रभाव और अधिकार बढ़ता है। हमें अपने व्यक्तित्व को इतना सरल रखना चाहिए कि कोई भी हमसे बात करने में असहज महसूस न करे। जब हम सामने वाले को आध्यात्मिक शक्ति देते हैं तो वो हमें वास्तविक स्नेह देने में पीछे नहीं हटता। हमें दूसरों का नाम संबोधित करते वक्त इन 5 निर्देशों का पालन करना चाहिए। पहला, हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम उनके नाम का उच्चारण सही कर रहे हैं। दूसरा, किसी सभा या बैठक में हमें उनका नाम लेकर ही संबोधित करना चाहिए। तीसरा, हमें उनके उपनाम का प्रयोग तब तक नहीं करना चाहिए जब तक वो हमें उसकी इजाजत न दें। चौथा, हमें उनके आखिरी नाम का प्रयोग भी तभी करना चाहिए जब हम अच्छे परिचित हो जाएं। पांचवा, हमें उनका नाम लिखते वक्त भी स्पेलिंग का विशेष ध्यान देना चाहिए। हमें टॉपिक खेल से बचना चाहिए जिसमें हम सामने वाले को यह साबित करने में लग जाते हैं कि हम महान हैं। यकीन मानिए, यह हमारे समय और प्रतिष्ठा दोनों के लिए ही नुकसानदायक है। और अगर यह खेल हमारे साथ सामने वाला खेल रहा हो तो हमें अपने उद्देश्य को याद कर उस पर अडिग रहना चाहिए। हमारा इस खेल को न खेलना हमारा आत्मविश्वास दर्शाता है, और उस वक्त हम दूसरों का सहयोग जीत रहे होते हैं। हमारा गौरव
हमें औसत से उत्कृष्ट बनाता है। हमें अपने साथ वालों का भी गौरव बढ़ाना चाहिए। हमें उन्हें एहसास दिलाते रहना चाहिए कि हम एक महान टीम हैं और हमारे लिए कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं है। जब हम ऐसा करते हैं उस वक्त वो अपना 110% योगदान देने को तैयार रहते हैं और हमेशा कुछ नया और बड़ा हासिल करने के लिए प्रेरित रहते हैं। और इस तरह से हम दूसरों की जरूरतों का ध्यान रखकर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। चैप्टर 9 5 श्योर स्टेप्स टू सक्सेस थ्रू लीडरशिप। विश्व के 83% करोड़पति या तो निम्न वर्ग से या फिर मध्यम वर्ग से बिलोंग करते हैं। नेतृत्व का गुण सिर्फ और सिर्फ दृढ़ संकल्प और उसके एप्लीकेशन से विकसित होता है। हर सफल व्यक्ति के अंदर जो सामान्य गुण होता है वो है उसके नेतृत्व की कला। आइए जानते हैं नेतृत्व के माध्यम से सफलता के 5 निश्चित कदम के बारे में। पहला कदम, हमें हमेशा एक्सीलेंस के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि कोई भी एवरेज को पसंद नहीं करता है। हर क्षेत्र में प्रोफेशनल्स सिर्फ एक्सीलेंस की ओर ही प्रतिबद्ध होते हैं। जब हम मुकाबला करने के लिए तैयार रहते हैं, चाहे मुकाबला अपने आप से हो या फिर किसी से भी हो, तब हमारा साहस हमें एवरेज से एक्सीलेंट की ओर ले जाता है। हमें यह हमेशा याद रखना चाहिए कि इस संसार में हर इंसान यूनिक है और उसे ऊपर वाले ने जीतने के लिए ही बनाया है। एक्सीलेंस एक ऐसी प्रतिभा है जो हमें हर जगह वैल्यूएबल बनाती है। बड़ी चुनौतियों से हम अपने असल सीमा का आकलन कर सकते हैं। दूसरा कदम, हमें हमेशा जीतने के उदाहरण को सेट करना चाहिए। एक बढ़िया लीडर अच्छे एग्जाम्पल सेटर्स होते हैं। हम रोजमर्रा के जीवन में यह ध्यान दिए होंगे कि हमारी आदत, रवैया, सोच उस उदाहरण से प्रभावित होती है जो हमारे सुपीरियर्स सेट करते हैं। हम उन्हें ही फॉलो करने लगते हैं जिन्हें हम रोज देखते हैं, जिनसे हम प्रभावित होते हैं। ऐसे में अच्छे और जीतने वाले लीडर्स हमेशा अच्छा एग्जाम्पल्स सेट करने का प्रयास करते हैं ताकि उनके सबऑर्डिनेट्स भी वही फॉलो करें। हमें अपने रोल मॉडल का चुनाव सावधानी पूर्वक करना चाहिए। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम हमारे फॉलोअर्स के लिए, बच्चों के लिए, सबऑर्डिनेट्स के लिए बेहतरीन एग्जाम्पल्स सेट कर रहे हों। बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए और अच्छे पालन पोषण के लिए आप रूब्रिक के पेरेंटिंग टीनेजर्स की समरी भी देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तीसरा कदम, हमें बोलने की कला को समझना चाहिए। अच्छे लीडर्स अच्छे वक्ता होते हैं। वो बोलने मात्र से सामने वालों का दिल जीत लेते हैं। हमें किसी बैठक या सभा में बोलने से कभी नहीं हिचकिचाना चाहिए। हमें समाज में बोलने का मौका तलाशना चाहिए। हम अपने बोलने की कला को इन 6 निर्देशों से और भी बेहतरीन कर सकते हैं। पहला निर्देश, हमें कुछ पूछने, अपनी राय और विचार को रखने में कभी हिचकिचाना नहीं चाहिए। ऐसा करके हम भीड़ से अलग दिखते हैं। दूसरा निर्देश, हमें अपने विचार को उत्कृष्ट मानकर लोगों के सामने सकारात्मक तरीके से पेश करना चाहिए। तीसरा निर्देश, हमें हमारा संवाद हमेशा ईमानदार रखना चाहिए। हमें अपने सहकर्मियों से सिर्फ सत्य ही बोलना चाहिए। चौथा निर्देश, हमें हमारी होने वाली आलोचना को सकारात्मक तरीके से प्रशंसा के रूप में लेना चाहिए। यह हमारे प्रगति का एक निर्धारक होता है। पांचवा निर्देश, हमें सबके दृष्टिकोण को सुनना चाहिए और आदर करना चाहिए और पसंद न आने पर विनम्रता से उन्हें कारण के साथ कमी बताना चाहिए। छठवां निर्देश, हमें हमेशा अपनी बात बहुत सरल तरीके से किसी के सामने रखना चाहिए। हमें दिखावा नहीं करना चाहिए। चौथा कदम, हमें हमारी मदद करने का मौका दूसरों को भी देना चाहिए। जब हम अपने साथ काम करने वालों के विचार और योजना को सुनकर उस पर अमल करते हैं, उस वक्त वो अच्छा महसूस करते हैं और हमें सहयोग करने के लिए तैयार रहते हैं। हमें एज ए लीडर महिमा मंडन की भूख नहीं रखनी चाहिए और बेहतरीन परिणाम का श्रेय हमेशा अपने टीम को देना चाहिए। हमें एज ए लीडर चीजें गलत होने पर उसकी पूरी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। हमें एज ए लीडर साथ वालों के मन की बात बिना बोले समझने का प्रयास करना चाहिए। पांचवा कदम, जब हम जोखिम उठाते हैं तब हम प्रशंसा के हकदार भी होते हैं। लीडर्स कभी भी जोखिम उठाने में पीछे नहीं हटते। जब हम लगातार रचनात्मक तरीके से जोखिम उठाते हैं तो लोग हमारा सम्मान करते हैं और हमें अपना लीडर मानते हैं। हमें यह हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि लीडरशिप हमारे साहसिक अनुभव का ही दर्पण है जो हमें चमका देता है। चैप्टर 10 5 नेवर टू बी फॉरगॉटन कीज टू सक्सेस एंड वेल्थ। डॉक्टर थॉमस स्टैनली ने एक प्रोजेक्शन किया था जिसमें उन्होंने बताया था कि आज से 10 साल बाद हर 64 घर में से एक घर करोड़पति का होगा। वो करोड़पति हर वर्ग से होंगे, वो हर तरह के कद काठी वाले होंगे, लेकिन एक समानता जो सब में होगी वो रहेगी उनका सुखी और समृद्ध बनने का सपना और उसे पूरा करने के लिए उनकी कड़ी मेहनत। आइए जानते हैं धन और स्थायी समृद्धि के 5 कुंजी के बारे में। पहली कुंजी है धन संचय।
हमें धन संचय के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध हो जाना चाहिए और ऐसा हम आत्म अनुशासित होकर कर सकते हैं। हमें निवेश करने के लिए सही वक्त, सही स्थिति या सही मार्केट का इंतजार किए बिना आज ही निवेश करना चाहिए। दूसरी कुंजी है फाइनेंशियल फ्रीडम टैक्स। यह ऐसा टैक्स है जिसे देने में हमें खुशी महसूस होती है, क्योंकि इससे होने वाले मुनाफे पर सिर्फ हमारा अधिकार होता है। हमें अपने कमाई के 15% धन को हमारे सुनहरे भविष्य के लिए अलग करके निवेश करते रहना चाहिए। तीसरी कुंजी है अपने कमाई को अधिक करना। हमें इनकम और वेल्थ में अंतर समझना चाहिए। हम जो कमाते हैं वो हमारी इनकम होती है और हम जो जुटाते हैं वो हमारा वेल्थ होता है। हमें अपने वेल्थ से और इनकम क्रिएट करना चाहिए। हमें उन खर्चों को रोकना चाहिए जो व्यर्थ के हैं और हमें कोई लाभ या सुख नहीं पहुंचा रहे। चौथा कुंजी है स्मार्ट ऋण का प्रयोग। हमें पैसे उधार तब लेने चाहिए जब हम उसे कहीं सही जगह निवेश करने वाले हैं। ऐसे स्थिति में वो ऋण हमारे लिए वरदान साबित होता है। हमें अपने शौक जैसे गाड़ी, कपड़ा, पार्टी जैसे कामों के लिए कभी ऋण नहीं लेना चाहिए और ऐसे स्थिति में ऋण हमारे लिए अभिशाप साबित होता है। पांचवी कुंजी है आने वाले स्वर्णिम युग में हमारी सहभागिता। हमें हर पल, हर घटना में अवसर तलाशना चाहिए। इस युग में समझदारी और रचनात्मक तरीके से मेहनत करने वाले राज करते हैं, अपने जीवन के स्वामी बनते हैं। अब फैसला हमारा है, हमें अपना भविष्य कैसा बनाना है। दोस्तों, हमारी आज की समरी यहां खत्म होती है। बढ़ते हैं रिव्यू सेशन की ओर। इस किताब का कवर हमें यह बताता है कि यह किताब हमें क्या बताना चाहती है। अलग अलग लोगों से लेखक का संवाद, लेखक के विविध अनुभव इस किताब को अद्वितीय बनाते हैं। यह किताब वैल्यू एडिशन पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी है और हमें वित्तीय स्वतंत्रता और हर क्षेत्र में नेतृत्व के गुण को सिखाती है। यदि आप एक एवरेज रीडर हैं तो इसे 10 से 12 दिन में पढ़कर समझ सकते हैं। आप यह बुक Amazon या फ्लिपकार्ट से खरीद सकते हैं। अगर आपको ये समरी और रिव्यू पसंद आया तो रूब्रिक को लाइक और सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट में बताएं कि और कौन सी किताब या कहानी के बारे में आप हमसे सुनना चाहेंगे। धन्यवाद और नमस्कार।